Assalamu alaikum class 9. This is our lecture number 7 and today we will study about tension and acceleration in a string. Tension and acceleration in a string, as you can see in this picture कि एक ब्लॉक है जिसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ हैंग किया है। ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट भी फोर्स ही होती है, इसलिए यहाँ पे जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और उसके बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जो कि टेंशन की फोर्स है। और ये टेंशन जो है ये स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। कंसिडर अ ब्लॉक सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज सपोर्टेड बाय अ स्टैंड। हमने स्ट्रिंग को स्टैंड के साथ सपोर्ट दी है। लेट W बी द वेट ऑफ द ब्लॉक एंड द वेट ऑफ द ब्लॉक पुल स्ट्रिंग डाउनवर्ड। जो ब्लॉक का वेट है वो स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुल कर रहा है फोर्स की वजह से। द रिएक्शन कॉजेज टेंशन T इन द स्ट्रिंग। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि अगर एक तरफ फोर्स लग रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पे भी उतनी ही फोर्स खुद ब खुद क्रिएट होती है। सो जो T टेंशन है ये रिएक्शन फोर्स है वेट की। टेंशन एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन सिंस ब्लॉक एट रेस्ट। अब क्योंकि ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है, इसका मतलब है कि W और T जो है एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट हैं। It means downward weight of block is equal to upwards tension in the string. Now we will study two cases of block and string system and we will find tension and acceleration in the string during the motion of bodies connected by the string. केस 1 में हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट वन इज ब्लॉक A और इसका जो mass है वो m1 है and we have block B and its mass is m2. These bodies are attached to two ends of an inextensible string और ये जो दोनों बॉडीज हैं इनको हमने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के एंड्स के साथ अटैच किया है। इनएक्सटेंसिबल मीन्स कि ऐसी स्ट्रिंग जो कि एक्सटेंड ना हो सके, जो स्ट्रेच ना हो सके और एक फर्म स्ट्रिंग है और ये फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर स्लाइड कर रही है। फ्रिक्शनलेस का मतलब है कि जिसमें ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है, जो रफ नहीं है, एक स्मूथ पुली है और ये जो स्ट्रिंग है इजीली इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है। बॉडी A इज हैवियर एंड मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन A। जो A ब्लॉक है ये हैवी है, इसका वेट ज़्यादा है, इसलिए ये नीचे की तरफ मूव करेगा। नीचे की तरफ मूव करते हुए क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है इसलिए इसका मतलब है कि इसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रेजेंट है और एक्सेलरेशन जहाँ प्रेजेंट होगी इसका मतलब है कि हमें इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले न्यूटन का सेकेंड लॉ देखना होगा विच वॉज F इज इक्वल टू ma। और न्यूटन के सेकेंड लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस केस पे हम पहले इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर देखेंगे कि इनके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। लेट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T। इसके वेट डाउनवर्ड वेट की वजह से इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन प्रोड्यूस हो रही है और इस टेंशन को हमने रिप्रेजेंट किया है सिंबल T के साथ। Now look at the forces acting on block A. There are two forces acting on body A. अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फोर्स वेट की है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और एक फोर्स T की है टेंशन जो अपवर्ड एक्ट कर रही है। Since weight m1g is greater than force of tension, क्योंकि हमने पहले से ये देखा था कि जो ब्लॉक A था उसका जो मास था वो ज़्यादा था, उसका वेट भी ज़्यादा होगा, इसलिए जो वेट है और जो टेंशन है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रही। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर दोनों को बैलेंस कर रही होती, दोनों दूसरे को बैलेंस कर रही होती तो वेट और टी जो है वो इक्वल होते और जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर होता। लेकिन ब्लॉक चूंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है इट मीन्स के वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है। अब टोटल फोर्स निकालने का क्या तरीका होता है कि हम ज़्यादा फोर्स में से कम वाली फोर्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाती है। नेट फोर्स मीन्स टोटल फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो हम इसमें m1g जो वेट की फोर्स है उसमें से हम t को माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स नेट फोर्स आ जाएगी। सो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू m1g माइनस t। According to Newton's second law of motion, if an object has acceleration a, its net force is ma। इसका मतलब क्या है कि न्यूटन सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि अगर कोई बॉडी जिसमें एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब है कि उसके ऊपर कुछ नेट फोर्स लग रही है और उसकी नेट फोर्स जो है वो ma के इक्वल होती है। हमारे केस में m जो है वो m1 है तो इसलिए जो नेट फोर्स होगी वो m1a के इक्वल होगी।
तो हम नेट फोर्स की जगह उसकी वैल्यू डाल देते हैं m1a। तो हमारे पास जो यही वाली इक्वेशन है ये बन जाएगी m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। बॉडी बी के ऊपर भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट की फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और एक टेंशन की फोर्स है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है। क्योंकि हमें पता है कि जो ब्लॉक बी है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि टी की वैल्यू उसके वेट से ज़्यादा है और टी इज़ ग्रेटर देन m2g। अब हमने अगर नेट फोर्स फाइंड करनी है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि नेट फोर्स में हम ग्रेटर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाती है। सो वी कैन राइट नेट फोर्स ऑन ब्लॉक m2 एज t माइनस m2g। और अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक हमें नेट फोर्स का पता है कि नेट फोर्स होती है ma के इक्वल, और इस केस में m क्योंकि m2 है तो नेट फोर्स विल बी m2a। तो हम m2a पुट करेंगे नेट फोर्स की जगह पे इस इक्वेशन में। तो m2a बिकम्स m2a इक्वल टू t माइनस m2g, और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, और हम इससे एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो थी उनको हम आपस में ऐड करते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो t की है ये कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास सिर्फ a वाली टर्म्स रह जाए, क्योंकि a ही वेरिएबल है हमारे पास। a वेरिएबल है और t वेरिएबल है, इन दोनों की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। मैथ्स तो फिक्स है और g की वैल्यू भी फिक्स है। तो हमने अगर a फाइंड करना है तो हम किसी तरीके से t को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें t फाइंड करना हो तो हम किसी तरीके से a को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। इस केस में हमें a फाइंड करना है, सो वी ट्राइंग टू कैंसिल आउट द टेंशन वैल्यूज। तो हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया है। ऐड करने का तरीका क्या है कि दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। अब ये देखें इन दोनों में से हमने a को कॉमन ले लिया। जब a को हम बाहर निकालेंगे तो अंदर सिर्फ m1 रह जाएगा और m2 रह जाएगा। इनके ब्रैकेट्स ओपन कर लें, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g। माइनस टी और प्लस टी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपके पास सिर्फ रह जाएगा m1g माइनस m2g। इसमें भी हमारे पास g की वैल्यू कॉमन आ रही है, हमने g को बाहर निकाल लिया है और m1 माइनस m2 रह गया अंदर। अब a की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये पूरा फैक्टर इस a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इक्वलिटी के जब इस तरफ जाएगा तो ये इसका साथ डिवाइड हो जाएगा इस पूरी टर्म के साथ। तो a की वैल्यू बन जाएगी m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2g। इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन। ये वो एक्सेलरेशन है जिससे बॉडी मूव कर रही है a डाउनवर्ड, और बॉडी b में भी इतनी ही एक्सेलरेशन है और इस एक्सेलरेशन से बॉडी b जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है। अब हमें टेंशन फाइंड करनी है और हमने देखा कि हमें a की वैल्यू को किसी तरीके से कट करना है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से a की वैल्यू कट नहीं होती, इसलिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दिया। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अब देखें m1a ओवर m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी डिवाइडेड बाई t माइनस m2g। अब ये a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है एक दूसरे को कट कर देंगे, आपके पास सिर्फ रह जाएगा m1 ओवर m2 m1g माइनस टी डिवाइडेड बाई t माइनस m2g। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है t, जिसकी वैल्यू चेंज हम कर सकते हैं। m1 और m2 क्योंकि मैसेज हैं ये कांस्टेंट रहेंगे, और g की वैल्यू हमारे केस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और ये फिक्स होती है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाली डिनोमिनेटर उधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और इधर का डिनोमिनेटर इधर जाके यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो m1 मल्टीप्लाई हो जाएगा t माइनस m2g से, और यहाँ पे m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा m1g माइनस t से। नेक्स्ट स्टेप में हम m1 को ब्रैकेट खोल देंगे और m1 को अंदर वाली दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट विल बिकम m1t माइनस m1 m2g इक्वल टू m1 m2g माइनस m2t। एक इक्वल के राइट हैंड साइड पे t की टर्म आ रही है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है, तो हमें क्योंकि t की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम t की दोनों टर्म्स को एक ही साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। m2t यहाँ माइनस हो रहा है, जब ये इक्वल के इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से
m1 m2 g को हम एक साइड पे ले आते हैं, ये यहाँ माइनस हो रहा था, जब ये इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे साइंस का चेंज हो गया, प्लस हो गया। इन दोनों में t कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा m1 प्लस m2, और ये दोनों सेम ही टर्म्स है m1 m2g m1 m2g, तो ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स m1 m2g बन जाएंगे। अब यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी m1 प्लस m2 के साथ, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये पूरा फैक्टर t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वलिटी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 times m1 m2g divided by m1 plus m2. From this equation we can find the tension T in the string. एटवर्ड मशीन भी अगर आप इसकी पिक्चर देखें तो ये आपको बिल्कुल वैसी ही नज़र आएगी जैसे हमने अभी केस 1 में पढ़ी है। एक हमारे पास पुली है, उसके ऊपर एक मैस, दो मैसेज हैं m1 और m2। ये डिपेंड करता है कि कौन सी साइड का मैस हैवी है। इसमें क्योंकि m1 ज़्यादा हैवी है तो ये इस तरफ को मूव कर रहा है, और m2 जो है ये अपवर्ड मूव कर रहा है। एटवर्ड मशीन इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल मैसेज। एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम दो अनइक्वल मैसेज को एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हैं और उसको पुली के ऊपर से पास करवाते हैं। बोथ ऑब्जेक्ट्स आर अटैच विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और ये जो पूरा सेटअप है ये यूज होता है टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इससे हम g की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी देखें ऐसे ही हमारे पास दो अनइक्वल मैसेज प्रेजेंट हैं, एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है, बट अनलाइक केस 1 इसमें हमारे पास एक ब्लॉक जो है ये टेबल के ऊपर हमने रखा हुआ है और एक जो है वो नीचे स्ट्रिंग के साथ अटैच है और यहाँ पे हैंग कर रहा है, और जो स्ट्रिंग है ये पुली के ऊपर से पास कर रही है। इसी तरीके से जैसे हमने केस 1 में किया हम इसमें भी फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। पहले हम अरेंजमेंट देख लेते हैं। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी, mass of body A is m1 and mass of body B is m2. These bodies are attached to two ends of an inextensible string. The string passes over a frictionless pulley. The body A moves downward with acceleration A, और जितनी एक्सेलरेशन से A डाउनवर्ड मूव कर रही है उसी एक्सेलरेशन से बॉडी B जो है वो टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर फॉरवर्ड स्लाइड कर रही है। क्योंकि स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन जो है यहाँ भी और यहाँ भी T के इक्वल ही रहेगी। लुक एट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। इसके ऊपर भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक उसकी वेट की फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है m1g, एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग T इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं है, ब्लॉक रेस्ट पर नहीं है, इसलिए कोई नेट फोर्स इनमें प्रेजेंट होगी, और नेट फोर्स फाइंड करने का क्या तरीका है कि हम बिगर फोर्स में से स्मॉलर को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास नेट फोर्स इक्वल होगी m1g माइनस टी के इक्वल, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स इज इक्वल टू m1a, तो हमारे पास m1a इक्वल हो जाएगा m1g माइनस टी। देयर आर थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी बी। बी के ऊपर तीन फोर्सेस क्यों लग रही हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट कोई नहीं है, इसलिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। और तीसरी फोर्स वो टेंशन की फोर्स है जो स्ट्रिंग की वजह से इस पे लग रही है कि स्ट्रिंग इसको अपनी तरफ पुल कर रही है। तो इट्स वेट W2, इसकी जो फोर्स है वो m2g के इक्वल है एक्टिंग डाउनवर्ड। रिएक्शन फोर्स ऑफ टेबल, जब हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था कि जब हम किसी ब्लॉक को या किसी बुक को टेबल पे रखते हैं तो टेबल भी रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर लगाता है। ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये बैलेंस हैं, एंड टेंशन टी ऑफ स्ट्रिंग इज एक्टिंग फॉरवर्ड, और टेंशन टी जो है ये फॉरवर्ड उसके ऊपर उसको पुल कर रही है स्ट्रिंग को, ब्लॉक को। सिंस देयर इज नो वर्टिकल मूवमेंट आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, आर वेट के इक्वल है, एंड नेट फोर्स इज जीरो इन वर्टिकल डायरेक्शन, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो जीरो है। द ओनली फोर्स विच इज एक्सेलरेटिंग द ब्लॉक बी इज ड्यू टू टेंशन टी, और ये वाली जो फोर्स है ये आपके पास जो नेट फोर्स है वो सिर्फ टी की वजह से है। तो टी किसके इक्वल हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड लॉ के इक्वल, यानी कि टी हो जाएगा m2a के इक्वल। हाउ वी विल फाइंड एक्सेलरेशन a एंड टेंशन t? जैसे हमने केस 1 में किया था उसी तरीके से हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे,
इन दोनों को ऐड करने की वजह से राइट हैंड साइड में ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी। माइनस टी और प्लस टी एक दूसरे से कैंसिल करेंगे एंड वी विल गेट m1 प्लस m2। यहाँ हमने a को कॉमन निकाल लिया क्योंकि दोनों में a आ रहा है, तो हमने a यहाँ लिख लिया और अंदर से m1 और m2 रह गए। दिस इज इक्वल टू m1g। ये पूरा फैक्टर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पूरा ही फैक्टर इक्वेशन के उस तरफ जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा एंड a इज इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2। इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन विद विच बॉडी a इज मूविंग डाउनवर्ड एंड बॉडी b इज मूविंग फॉरवर्ड। वो एक्सेलरेशन जिससे a डाउनवर्ड मूव कर रहा है और b फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अब t को फाइंड करने के लिए हम सिंपल, इसमें हमें कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमने जो a की वैल्यू निकाली है हम उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा m2a था यहाँ पे, तो m2a की जगह आ जाएगा m2 m1g ओवर m1 प्लस m2 और यहाँ पे इक्वल टू t था इक्वेशन 2 में। ये जो पूरा फैक्टर है इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, m1 m2 क्योंकि m2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द टेंशन t इन द स्ट्रिंग। इस इक्वेशन से हमें केस 2 में t की स्ट्रिंग की टेंशन फाइंड कर सकते हैं इजीली।